Hello students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Students, today we are going to discuss points of class 10th from 1st to 6th. तो आज की इस लेक्चर में हम फर्स्ट पॉइंट से 6th पॉइंट तक 6 पॉइंट्स कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पहली पॉइंट है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा राइट की गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन राइटर है। इससे पहले आपने 12th क्लास की 5th पॉइंट पढ़ी होगी, अ रोड साइड स्टैंड, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही राइट की गई थी। और इसके बाद अब है डस्ट ऑफ स्नो, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक शॉर्ट पॉइंट है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन राइटर है और इनके जो फेमस पोइट्री वर्क है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उनके बारे में मैंने यहाँ पर राइट किया है। तो देखिए फर्स्ट इनका जो वर्क है द गिफ्ट आउटराइट, द गिफ्ट आउटराइट इनका फेमस वर्क है। उसके बाद देखिए स्टॉपिंग बाय बूट्स इन ए स्नोवी इवनिंग। तो एक स्नो इवनिंग में स्टॉपिंग बाय बोट्स, ये क्या है स्टॉपिंग बाय बोट्स इन ए स्नोई इवनिंग, ये भी इनकी एक फेमस पोइम है। और इसके तो कंप्लीट स्टेंजर्स को देकर उनके बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए मेंडिंग वॉल, ये भी एब्स्ट्रैक्ट के एग्जाम में आ चुकी है। द रोड नोट टेकन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड नथिंग गोल्ड कैन स्टे। अब देखिए यहाँ पर जो स्टॉपिंग बाय बोट्स इन स्नो इवनिंग एंड मेंडिंग वॉल, द रोड नोट टेकन, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, तो ये पॉइंट्स इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको करनी है। तो देखिए डस्ट ऑफ स्नो आज स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं ये पॉइंट है जो क्या मैसेज देती है। तो ये पॉइंट देखिए क्या मैसेज देती है, इवन ट्रिवियल थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में जो कि एक ट्रिवियल थिंग्स होती है, यानी कि छोटी छोटी तुच्छ बिल्कुल स्मॉल थिंग्स होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है हमारी लाइफ में जो क्या करती है, एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। यानी कि छोटी छोटी बातें ही कई बार हमें जीने का कोई मकसद दे सकती है। तो यही इस पॉइंट का मैसेज है। एंड नेचर हैज हीलिंग पावर्स। साथ में अगर आपसे ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है कि इस पॉइंट का एक और मैसेज क्या है कि जो नेचर है, प्रकृति है, वो क्या है, हमारे लिए एक हीलिंग पावर्स का काम करती है। हीलिंग पावर क्या होती है, उपचारात्मक शक्तियां। यानी कि जब कोई इंसान या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, इस वर्ल्ड में जब कुछ मुसीबत में होते हैं कोई भी पर्सन, तो क्या करती है, नेचर है जो क्योर करने का काम करती है, उनका इलाज करने का काम करती है। यानी कि हमारे लिए जो नेचर है वो क्या काम करती है, एक हीलिंग पावर का काम करती है, यानी हमारे दुखों को वो कम कर सकती है। एंड एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन मोटिवेट अस टू डू बेटर। और कोई भी छोटा सा एक्ट हमारी लाइफ में, कोई भी छोटा सा कार्य है, कोई भी क्रिया क्या कर सकती है, हमें मोटिवेट कर सकती है टू डू बेटर। क्या करने के लिए मोटिवेट कर सकती है, कुछ अच्छा करने के लिए हमें मोटिवेट कर सकती है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर पोइम स्टार्ट होती है, इन विंटर सीजन पोइट इज इन बैड मूड। तो देखिए इन विंटर सीजन पोइट इज इन बैड मूड। तो पोइम में क्या होता है, एक व्यक्ति है जो पोइम के स्टार्ट होने पर हमें दिखाया गया है जो क्या है, बैड मूड में है। चाहे वो पोइट हो सकता है या कोई भी जिसके बारे में पोइट यहाँ पर बात कर रहा है। तो वो व्यक्ति क्या है, एक बैड मूड में है। या पोइट के बारे में लगा सकते हो क्या था उस वक्त, पोइट खराब मूड में था, मन अच्छा नहीं था उस टाइम पे उसका। सिटिंग क्वाइटली अंडर द हेमलॉक ट्री। तो वो देखिए कहाँ पर बैठा हुआ था, वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। किस पेड़ के नीचे, इस पेड़ का नाम आपको याद रखना है, कौन सा पेड़ है वो, हेमलॉक ट्री। तो ये ट्री देखिए कैसा होता है, एक टॉक्सिकली आप कह सकते हो, एक
पॉइजनस, इस पे कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं, तो ऐसा ये पेड़ है। तो इसके नीचे पोएट उस टाइम आकर बैठ जाता है, कवर्ड ऑल ओवर द स्नो। और ये पेड़ पूरी तरह से विंटर सीजन है यहाँ पर। देखिए ये बात आपको याद रखनी है, कौन सा सीजन है, विंटर सीजन। तो विंटर सीजन का टाइम है, पोएट खराब मूड में है और कहाँ आकर बैठ जाता है, हेमलॉक ट्री के नीचे आकर वो बैठ जाता है। और देखिए वो पूरा पेड़ कवर हुआ पड़ा है, यानी कि पूरी तरह से कवर है वो किस चीज से, स्नो से। तो क्या है वहां पर, डस्ट ऑफ स्नो। ये बात आपको याद रखनी है, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि क्या है, हमारे पोएम का नेम है, टाइटल भी है। और देखिए यहाँ पर क्या है, पूरा पेड़ स्नो से यानी कि डस्ट ऑफ स्नो से क्या है, कवर्ड है। दे आर क्रो सीटिंग ऑन द ब्रांच। और यहाँ पर जो क्रो है, एक कौवा है, तो कौवा क्या करता है, सीटिंग ऑन द ब्रांच, एक टहनी पर बैठा हुआ है। एंड शेक्स द ट्री, और वो क्या करता है, उस पेड़ को हिला देता है। शेक में ट्रेम्बल, टू ट्रेम्बल, तो उसको हम बोलते हैं शेक्स। तो क्या करता है, वो पूरे टहनी को, उस पूरे पेड़ को, हेमलॉक ट्री को वो हिला देता है। द ट्री एंड स्नो डस्ट फ्रॉम द ट्री, और जो स्नो डस्ट कहाँ पर होती है, ट्री पर होती है, फॉल्स ऑन द पोएट, वो कहाँ गिर जाती है, वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। और द स्नो इज कोल्ड एंड वेलवेटी टू टच, और टच करने में ये स्नो कैसी थी, पूरी तरह से क्या है, वो कोल्ड है, इतनी ज्यादा ठंडी है, बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है वो, बिकॉज ऑफ विंटर सीजन। तो यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से ठंडी हो जाती है, बर्फ की तरह, बर्फ ही है ये स्नो। एंड वेलवेटी, वेलवेटी मीन क्या है, बिल्कुल मुलायम है, बिल्कुल सॉफ्ट है। जैसे कोई हम सॉफ्ट चीज, किसी वेलवेट को टच करते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो ठीक उसी तरह से जब पोएट के ऊपर ये गिरती है, जब वो उसे टच करता है, टच करने में वो कैसी होती है, बिल्कुल वेलवेट की तरह होती है, सॉफ्ट होती है, विद ए रिफ्रेशिंग फीलिंग। तो देखिए इसको टच करने के बाद पोएट को कैसी फीलिंग आती है, रिफ्रेशिंग फीलिंग, यानी कि उसका मूड है जो बिल्कुल पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एक टर्न ले लेता है, एक मूड आ जाता है उसकी लाइफ में। वो इसको छू कर क्या फील करता है, खुद को रिफ्रेश फील करता है। दिस मोमेंट वर्क्स एज ए मोटिवेटर फॉर द पोएट। अब ये जो मोमेंट होता है उसके लिए कैसा होता है, एज ए मोटिवेटर, यानी कि एक प्रेरक के रूप में वो कार्य करता है, उसको एक प्रेरणा मिलती है पोएट को, क्या टच करने के बाद, ये रिफ्रेशिंग फीलिंग लेने के बाद, और क्या टच करने के बाद, डस्ट ऑफ स्नो को टच करने के बाद। एंड सेव्स हिज डे फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, और इस तरह से वो अपने पूरे डे को डिसअपॉइंटमेंट से, यानी कि निराशा की स्थिति से बाहर आ जाता है, और उसका पूरा दिन सेव हो जाता है। वरना क्या होता, अगर वो इस पेड़ के नीचे नहीं आता तो उसका मूड चेंज नहीं होता, और उसका पूरा दिन क्या होता, डिसअपॉइंटमेंट में गुजर जाता। एंड रूइन, रूइन में बर्बाद हो जाना, टू डिस्ट्रॉय, तो उसकी लाइफ पूरी तरह से आज बर्बाद हो जाती। क्या पता उसका मूड इतना खराब हो कि वो सुसाइड तक कर सकता था आज के दिन। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, जब उसने किसको टच किया, डस्ट ऑफ स्नो को, और जिससे उसके माइंड में क्या आई, एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आई। द पोएट डिसाइड्स टू फॉरगेट द रिग्रेट एंड सोरो ऑफ हिज लाइफ। अब पोएट क्या डिसाइड करता है कि वो अपनी जिंदगी में आई हुई सभी सोरोज को, सोरो में जो तकलीफें हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनको वो क्या करेगा, फॉरगेट करेगा, भूल जाएगा। और जो पछतावा है, पछतावा किसकी वजह से आया, इन पीड़ाओं की वजह से, इन सोरोज की वजह से, ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ में, यानी पोएट की लाइफ में जो पछतावा है, जो पीड़ाएं है, उन सभी को वो भूल जाएगा। ये पोएट डिसाइड करता है टू फॉलो द पाथ ऑफ हीलिंग ऑफ द इनर सोल। और वो क्या करेगा, क्या डिसाइड किया उसने, कि वो एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा, एक ऐसे रास्ते पर चलेगा कि वो क्या करेगा, खुद की इनर सोल को, इनर क्या होता है, आंतरिक, सोल क्या होता है, जो हमारी आत्मा होती है, खुद की अंतर आत्मा को वो क्या करेगा, हील करेगा। हील मीन इलाज करेगा, उसको क्योर करेगा, उसको स्वस्थ बनाएगा, यानी अपने माइंड से वो
सभी गलत चीजों को निकाल कर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ में। तो क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से ही क्या होता है, उसकी पूरी लाइफ क्या होती है, रिफ्रेश हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको मेन थीम पता चला, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट है और इनकी फेमस पॉइंट्स के बारे में पता चला। तो नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है हमने। तो फायर एंड आइस जो पोएम है, इसमें क्या बताया गया है, इन दिस पोएम देयर आर टू व्यूज अबाउट द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड। तो इस पोएम के अंदर टू व्यूज है, या फिर हम कह सकते हैं इस पोएम में क्या है, टू पॉसिबिलिटीज, यानी कि संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, या तो हम इसको व्यूज कह सकते हैं या फिर इसको पॉसिबिलिटीज भी मान सकते हैं। अबाउट द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, किसके बारे में ये पॉसिबिलिटीज है, जो हमारी ह्यूमैनिटी है यानी मानवता है, इंसान है, जो इंसान कैसे इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, कैसे ये दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरा वर्ल्ड कैसे खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में दो संभावनाएं हैं जो इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा दिखाई गई है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर बात होती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, द वर्ल्ड एंड इन फ्लेम्स ऑफ फायर। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जो उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यहाँ पर क्या कहता है, पॉइंट इन फेवर ऑफ पीपल हु सेज दिस। तो उन दो पॉसिबिलिटीज में से ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपका कि जो दो पॉसिबिलिटी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस पॉसिबिलिटी के फेवर में है, किसके पक्ष में है। तो यहाँ पर बात करें तो पॉइंट किसके पक्ष में है, यहाँ पर कि जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये संसार है, वो कैसे खत्म होगा। तो वो कैसे खत्म होगा, एंड इन फ्लेम्स ऑफ फायर, कि वो फायर की फ्लेम से, फ्लेम में जो ज्वाला होती है यानी कि जो आग होती है, आग के द्वारा क्या होगा, इंसान खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया जल जाएगी। तो ये कहना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। तो उनके कहने के अनुसार फायर के द्वारा क्या होगा, ये दुनिया खत्म होगी। तो फायर देखिए यहाँ पर एज ए सिंबल यूज किया गया है फायर। तो फायर यहाँ पर किसका सिंबल है, अगर बात करें तो इट इज द सिंबल ऑफ डिजायर। तो फायर किसका सिंबल है, डिजायर का। डिजायर क्या होती है, इच्छा, यानी कि इंसान की इतनी इच्छाएं बढ़ गई है कि वो कुछ भी कर सकता है इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो युद्ध कर सकता है। तो देखिए आगे बात करते हैं इसकी। तो ये क्या है, सिंबल ऑफ डिजायर, यानी कि इच्छाओं का सिंबल है फायर, कि कैसे इंसान के अंदर इतनी इच्छाएं बढ़ गई है, दैट कैन बर्निंग फ्लेम्स। तो क्या होगा, दैट कैन बर्न ऑल द वर्ल्ड एंड बर्निंग फ्लेम्स ऑफ डिजायर ऑफ लव एंड लस्ट। तो ये डिजायर किस चीज की होगी, वो होगी जलती हुई जो आग है, फ्लेम्स है, तरंगे हैं। तो ये डिजायर है जो, यानी कि फ्लेम्स ऑफ डिजायर, डिजायर की जो ज्वाला है। तो ये डिजायर है क्या, वो है लव के लिए, यानी कि प्यार के लिए। और लस्ट, लस्ट में, लस्ट क्या होता है, जब सेंसुअली हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा किसी के प्रति आकर्षित, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो उसे हम लस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए लस्ट और लव, इसकी जो इच्छा है वो क्या करेगी, एक दिन इस दुनिया को जला देगी। या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, दिस फायर may become a big reason to destroy humankind as this desire will proceed the world into another nuclear war। और इससे क्या होगा, या तो किसी चीज के लिए लव या फिर लस्ट, या हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कब्जा करना। कई देश क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कब्जा करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो हम अलग अलग कंट्रीज है जो क्या करना चाहती है, किसी न किसी दूसरी कंट्री के जमीन पर कब्जा करना चाहती है। तो और अधिक पाने की जो उनकी लालसा है, जो उनका लस्ट है, जो उनका डिजायर मान सकते हो उसको, जो उनकी डिजायर है, वो क्या करेगी, वो इस संसार को, ये डिजायर उनको प्रोसीड करेगी। प्रोसीड मीन आगे बढ़ाना, वो उनको आगे बढ़ाएगी किसकी तरफ, वर्ल्ड इनटू अनदर न्यूक्लियर वॉर। तो और अन्य
यानी कि पहले भी इससे पहले क्या हो चुके हैं, न्यूक्लियर वॉर हो चुकी है। तो उसके बाद क्या करेगी ये डिजायर है जो और भी न्यूक्लियर वॉर के लिए इस दुनिया को प्रोसीड करेगी, यानी कि उनकी इच्छा बढ़ती जाएगी और अधिक पाने की, और वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर वॉर करेंगे, यानी कि परमाणु युद्ध करेंगे। हैंस बर्न द एंटायर वर्ल्ड, और इससे क्या होगा, पूरा का पूरा संसार, पूरी दुनिया क्या होगी, जल जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द वर्ल्ड विल एंड इन फ्लेम्स ऑफ फायर या फिर डिजायर। तो नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर, सेकंड पॉसिबिलिटी है। जो सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या कहना चाहता है पोइट, फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज ड्यू टू द आइस। तो ये पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि जो दुनिया है वो कैसे तबाह होगी, वो होगी आइस के थ्रू। एक देखिए यहाँ पर फायर, और दूसरी इसके ऑपोजिशन में इन्होंने ली है, तो क्या होगी वो आइस। तो देखिए आइस की बात करें तो आइस यहाँ पर किसका सिंबल है, हेटर्ड का। हेटर्ड मीन जो नफरत इंसान के दिल में दूसरे इंसान के लिए भरी हुई है, उसका सिंबल क्या है, आइस, यानी कि हेट। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पूरी दुनिया आइस के थ्रू यानी कि हेट के थ्रू क्या होगी, खत्म हो जाएगी। पीपल हैव सो मच हेटेड इन देयर हार्ट्स, लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है, दैट इट विल बी सफिशिएंट, कि ये पर्याप्त है, टू फ्रीज द एंटायर वर्ल्ड, पूरे की पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को फ्रीज करने के लिए ये नफरत ही काफी है, जो क्या करेगी, पूरी दुनिया के दिलों में जब क्या होता है, नफरत पैदा होगी, तो ये पूरी दुनिया को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। नफरत में हम एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे, तो इस तरह से क्या होगा, एक दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक स्पेशल चीज लिखी है मैंने, दीज टू पॉसिबिलिटीज आर बेस्ड ऑन द सेइंग्स ऑफ पीपल। तो ये दोनों जो पॉसिबिलिटीज है किस चीज पर बेस है, ये आपको याद रखना है, ये लोगों की सेइंग्स पर, उनकी बातों पर, उनकी कहावतों पर ये बेस्ड है दोनों पॉसिबिलिटीज जो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उठाई है, और जो लोगों का कहना है इन पॉसिबिलिटीज के बारे में, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करता है, उन्हीं लोगों का फेवर करता है। तो किन लोगों का फेवर करता है दोनों पॉसिबिलिटीज वालों में से, वो करता है यहाँ पर फायर वालों का, यानी कि डिजायर वालों का फेवर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पॉइंट में करता है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोइम है हमारे पास थर्ड पोइम। तो देखिए थर्ड पोइम है अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस है जो एक वेल्स पोइट है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसके बारे में, वेल्स पोइट लेस्ली नॉरिस, इनके द्वारा अ टाइगर इन द जू पोएम राइट की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो मैसेज देती है ये पोएम वो क्या है, वाइल्ड एनिमल्स शुड बी देयर नेचुरल हैबिटेट बाय डिपिक्टिंग अ टाइगर इन द जू। तो इस पोएम के अंदर क्या मैसेज देती है जो पोइट है, वो कहती है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कहाँ पर होना चाहिए, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, यानी कि जो उनका प्राकृतिक निवास स्थान है वहीं पर उनकी सही जगह है, वही राइट प्लेस है उनके रहने के लिए। उनको किसी जू में बंद नहीं करना चाहिए, ना ही एज ए डोमेस्टिक एनिमल उनको अपने घरों में रखना चाहिए। तो सबसे अच्छी जो उनके लिए जगह है वो है उनका प्राकृतिक स्थान, जो उनका निवास स्थान है, जो क्या होगा, वो होगा जंगल। तो जंगल में ही उनको रहना चाहिए। तो कैसे डिपिक्ट करती है, अ टाइगर इन द जू, एक जू में एक टाइगर है यहाँ पर जो कि क्या है, एक पिटिएबल कंडीशन में है, पिटिएबल कंडीशन। तो कैसी दशा है उसकी, दयनीय दशा है, बिल्कुल सोरोफुल कंडीशन में वो यहाँ पर रहता है एक जू के अंदर। तो अब देखिए क्या होता है इस पोएम में, पोइट टेल्स अबाउट ए टाइगर इन द जू। तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग स्टेंजेस बहुत है इसके, तो वो करवाने की जगह मैंने यहाँ पर क्या किया, जो टाइगर है उसकी सभी क्वालिटीज़ एक जगह पर लिख दी है, और जो पोइट कहना चाहता है उन
सजेशंस को मैंने एक जगह पर राइट कर दिया है। तो क्वेश्चन अगर कुछ भी आएगा तो ऐसे ही आएगा वो। तो टाइगर की क्वालिटी क्या क्या बताई गई है यहाँ पर, उसकी क्वालिटीज तो वो होगी, सबसे पहले वो ब्यूटीफुल दिखाया गया है टाइगर, वॉकिंग इन हिज लिटिल केज। वो क्या करता है, उसको एक छोटे से पिंजरे में कैद किया गया है। तो देखिए नेचुरल जो उसका हैबिटेट है, किसी जंगल में, किसी फॉरेस्ट में, किसी वुड्स में जो ये टाइगर है कैसे रहते हैं, वो एक ओपन प्लेस में रहते हैं, एक वाइड प्लेस में रहते हैं, एक खुले स्थान पर रहते हैं। पर यहाँ पर इस टाइगर को कैसे बंद कर रखा है, एक छोटे से केज के अंदर। केज होता है कोई पिंजरा, तो पिंजरे में उसको बंद कर रखा है, विच हैज़ द लिमिटेड स्पेस। और उसमें क्या है, लिमिटेड स्पेस है, उससे बाहर, लिमिटेड मीन जो सीमित उसके लिए जगह है, उससे बाहर वो कदम नहीं रख सकता। स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, तो उसके बॉडी पर क्या है, धारियाँ है। इस टाइगर के बॉडी पर क्या है, धारियाँ है। पोज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, तो इसके देखिए पोज है जो, यानी कि इसके जो पंजे होते हैं पाँव के, तो उनका कंपैरिजन, इसके पाँव का कंपैरिजन किससे किया गया है, टाइगर के पाँव का, वेलवेट से। वेलवेट कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो इसके देखिए पाँव पे क्या है, फर है जो बिल्कुल क्या है, सॉफ्ट है। तो कंपैरिजन किसके साथ किया है, ये याद रखना है आपको, वेलवेट के साथ। इट डजेंट मेक एनी नॉइज, तो ये क्या नहीं करता, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करता। अब देखिए जंगल में होता तो वो क्या करता, बहुत ज़्यादा रोरिंग साउंड करता। तो रोरिंग साउंड करने की जगह पर यहाँ पर कैसा है, जो ये टाइगर है जू के अंदर बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल चुपचाप रहता है। साइलेंट बट इन एंगर, अब ये खामोश तो है पर बिल्कुल गुस्से में है। ये एक ऐसी स्थिति में है, ना ही तो ये अपना दर्द किसी को बता सकता, और इसका दर्द है जो गुस्से के रूप में यहाँ पर शो किया गया है। हिज सेल मेड ऑफ कंक्रीट, तो उसके सेल के बारे में पूछा जाए तो किस चीज़ से बना है, वो कंक्रीट से, यानी कि बजरी वगैरह होती है, जो ईंट होती है, उनसे ये इसका सेल है, बना हुआ है। सेल क्या होता है, कोठरी जिसमें ये रखे जाते हैं, तो ये बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग बार्स, तो इस पर क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत सलाखें हैं। तो इसकी जो कोठरी है, इसका जो घर बना हुआ है, उस पर मजबूत सलाखें लगाई गई है, लोहे की सलाखें, जैसे कि जेल की होती है वैसे ही सलाखें लगाई गई है। इट हैज़ नो इंटरेस्ट इन द विजिटर्स, जो भी विजिटर आते हैं, जैसे कि देखिए जू होता है, कोई चिड़ियाघर होता है, उसमें हम देखने जाते हैं कुछ जानवरों को, कुछ एनिमल्स को, बर्ड्स को। तो वैसे ही क्या है, जो भी कोई वहाँ पर व्यक्ति आता है देखने के लिए, तो उनकी तरफ जो ये टाइगर है एक नज़र उठाकर भी नहीं देखता, यानी कि वो इनको इग्नोर करता है पूरी तरह से, जितने भी विजिटर यहाँ पर विजिट करते हैं। तो उसके बाद देखिए क्या बताया गया है, नो इंटरेस्ट इन द विजिटर्स, उसका इन विजिटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड नो इंटरेस्ट इन द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, तो देखिए लास्ट का जो स्टैंजा है उसमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो ये जू है उसके कुछ अथॉरिटीज़ है, जो अधिकारी है, ऑफिसर्स हैं, वो गश्त लगाते हैं, या फिर पुलिस वगैरह होती है जो इनकी रखवाली करती है जू की, तो वो क्या करती है, गश्त लगाने के लिए आती है, पेट्रोलिंग करती है। पर ये टाइगर है उनकी तरफ भी नहीं देखता, उनको भी इग्नोर कर देता है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता इस साउंड पर। तो इस तरह से वो क्या रहता है, बिल्कुल खामोश है और इग्नोर करता है हर एक चीज़ को, और गुस्से में रहता है वो हमेशा। उसके बाद देखिए स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स, और वो क्या करता है, घूर कर देखता है किन की तरफ, उसकी आंखें हमेशा एक ही तरफ देखती रहती है। तो वो क्या है, वो अपनी गर्दन उठाता है और ऊपर की तरफ किनको देखता है, आसमान में चमकते हुए सितारों को देखता है। विद हिज ब्रिलियंट आइज, तो देखिए आइज के लिए ब्रिलियंट वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो कैसे वो अपनी ब्रिलियंट आइज से, यानी कि जो ब्राइटनेस है उसके आइज में, एक चमकदार आंखों से वो क्या करता है, इन टाइगर्स को वो इन सितारों को, इन तारों को वो देखता रहता है आसमान में। नेक्स्ट देखिए पोइट सजेस्ट्स, तो यहाँ पर पोइट की सजेशन बताई गई है कि पोइट क्या चाहता है, केज नॉट प्रॉपर प्लेस फॉर टाइगर, तो द पोइट सेज दैट द केज इज नॉट प्रॉपर प्लेस फॉर टाइगर, तो इस टाइगर के लिए जो पिंजरा है वो एक प्रॉपर प्लेस नहीं है, यानी कि एक ठीक स्थान नहीं है ये टाइगर के रहने के लिए। इट इज़ नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट,
और क्या कहता है पोइट, ये उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, उसका प्राकृतिक निवास स्थान ये नहीं है, उसको क्यों कैद कर रखा है, यही पोइट के कहने का अर्थ है यहाँ पर। तो देखिए, जनरली टाइगर्स आर फाउंड सीटिंग अंडर सम बसेस। तो ये पोइट कहता है एक स्टेंजा के अंदर कि जो हम अगर देखें तो सामान्यतः क्या होता है, जो ये टाइगर होते हैं वो कहाँ पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, अगर जंगलों में देखें तो वो सम बसेस नियर सम वाटर बॉडीज। तो ये क्या करते हैं, कुछ बसेस क्या होता है, झाड़ियाँ, लॉन्ग ग्रासेस, या फिर यहाँ पर लॉन्ग ग्रासेस कह सकते हैं हम, बसेस या फिर लॉन्ग झाड़ियाँ। तो ये क्या करते हैं, टाइगर होते हैं जो लंबी लंबी ग्रास में बैठे हुए दिखाई देते हैं जंगलों में, नियर सम वाटर बॉडीज। और किसके पास बैठे होते हैं, ये जो वाटर बॉडीज होती है, यानी कि कुछ झरने, लेक्स होते हैं, जो रिवर्स होती है, उनके पास ये बैठे हुए दिखाई देते हैं। अब ये इसके पास ही क्यों बैठते हैं, वाटर बॉडीज के पास, सो दैट इट कैन सी इट्स प्रे, ताकि ये क्या कर सके, अपने शिकार को देख सके वहाँ पर आता हुआ। क्योंकि पानी पीने के लिए, वाटर के लिए जो भी जो अन्य जो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर आते हैं, जानवर आते हैं जो, उनको ये देखता रहता है उनका शिकार करने के लिए, लाइक डियर। तो कैसे, जैसे कि हिरन है, तो ये हिरन याद रखना है आपको, ये वर्ड स्टेंजा में दिया गया है। तो देखिए, जैसे कि हिरन है, हिरन का शिकार करने के लिए ये हमेशा कहाँ बैठे रहते हैं, ये वाटर बॉडीज़ के पास बैठे रहते हैं। कमिंग देयर टू ड्रिंक वाटर, और ये डियर क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर के लिए आते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं। तो ये क्या करता है, टाइगर इनका शिकार करता है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पॉइंट क्या कहता है, फर्दर हम अगर बात करें तो द टाइगर्स शुड बी सीटिंग एट द जंगल एज। तो टाइगर्स को कहाँ पर होना चाहिए, जो उनका स्थान है, या तो वो कहाँ मिलते हैं, जंगल के किनारे पर, यानी वो बाहर निकल आते हैं जंगलों से किनारों पर आ जाते हैं वो, नियर द विलेज, कहाँ पर आते हैं वो, गाँव के पास आ जाते हैं वो जंगलों से निकलकर। इट में टेरराइज पीपल, और ये क्या करते हैं, लोगों को डराते हैं। पासिंग शोइंग, तो क्या करते हैं ये, पीपल पासिंग, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको ये क्या करते हैं, टेरराइज करते हैं, डर पैदा करते हैं लोगों के अंदर। पर यहाँ पर क्या है, लोग उससे डरते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, उन जानवरों से छेड़छाड़ करते हैं जू के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया है पोइट ने, कि यहाँ पर वो डरने की बजाय क्या करता, अगर वो ओपन प्लेस में होता, किसी वाइड प्लेस में होता, तो वो क्या करता, अगर वो किसी विलेज के बाहर आता जंगलों से निकलकर, तो वो लोगों को टेरराइज करता, लोगों को डराता जो वहाँ से गुजरते हैं। पासिंग मीन गुजरना। शोइंग शार्प टीथ, कैसे डराता, अपने नुकीले दांतों को दिखाकर। और प्रोड्यूसिंग ए रोरिंग साउंड, और क्या करता यहाँ पर वो, रोरिंग साउंड, यानी कि अपनी गर्जन की आवाज़ से वो क्या करता, लोगों को डराता। पर ऐसे नहीं होता कि उसको किसी जू के अंदर कैद करके डरे हुए किसी जानवर की तरह रखा जाता। तो नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास पॉइंट 4, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि वाइल्ड एनिमल्स की पहचान कैसे की जाए। तो इसके बारे में देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जो पोइट है हमारी कैरोलिन वेल्स, जो कि एक अमेरिकन पोइट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमें इनकी पहचान करना सिखाती है कि कैसे हम इन वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की पहचान के बारे में बताया गया है, पर अगर इसको देखा जाए तो शायद यहाँ पर पोइट क्या करना चाहती है, क्रिटिसाइज करना चाहती है, एक सटायर के रूप में इस पोइम को लिखती है, जो कि ह्यूमन क्वालिटीज़ के ऊपर है। ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटीज़ है, यानी कि जो लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं, उसके बारे में भी ये पोएम है कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले एक पोइट क्या कहती है, द पोइटेस डिस्क्राइब्स द वाइल्ड एनिमल्स इन ए लाइवली मैनर, यानी कि सजीव ढंग से दिखाती है। और कैसे कंपैरिजन करती है, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन किया जाता है किसी का, पर यहाँ पर क्या है, लाइवली थिंग्स है, पर उसका लाइवली थिंग्स के साथ ही किया गया है। तो यहाँ पर एक तरह का कंपैरिजन है।
तो कंपैरिजन किया गया है, लाइवली मैनर क्यों दिखाया गया है कि एक सजीव तरीके से इनको शो किया गया है कि कैसे ये कैसे एक्ट करते हैं ये लाइक ए ह्यूमन बीइंग। तो देखिए यहाँ पर इफ़ एनीवन गेट्स ए चांस टू गो इनटू द एशियन फॉरेस्ट, तो यहाँ पर पॉइंट क्या कहती हैं, अगर किसी व्यक्ति को चांस मिलता है, कोई मौका मिले कहाँ जाने का, एशियन फॉरेस्ट में, यानी एशिया के जंगलों में जाने का मौका मिले, अ ह्यूज टेरिबल एनिमल कम्स इन फ्रंट ऑफ, और उन जंगलों में एक बहुत विशाल, एक बहुत बड़ा कोई डरावना सा जानवर मिल जाए, एनिमल मिल जाए, तो देखिए वहाँ पर क्या होगा, आपके सामने आ जाए एकदम से वो, इफ़ द एनिमल इज हैविंग ब्लैक स्ट्रिप्स, अगर उस एनिमल की बॉडी पर काले रंग की धारियाँ हैं, ऑन येलो हाइड, किस चीज़ पर, उसकी येलो यानी कि पीले रंग की बॉडी पर क्या हो रहेगी, काले रंग की धारियाँ रहेगी, पीली बॉडी पर काली धारियाँ, देन इट इज़ बंगाल टाइगर, तो वो क्या होगा, एक बंगाल टाइगर होगा, बंगाली टाइगर कहा जाएगा वो। और देखिए फिर क्या बताती है पॉइंट, इफ़ द एनिमल हुज हाइड इज कवर्ड, हुज हाइड इज कवर्ड विद स्पॉट्स एंड इट जंप्स एट अस, यदि ऐसा एनिमल जिसकी हाइड यानी कि जिसकी बॉडी ढकी होगी, किस चीज़ से कवर होगी, वो स्पॉट्स से, यानी कि क्या होगी, चक्के क्या कहते हैं उसको, चक्के से कहते हैं, यानी कि गोल गोल सर्कल जैसा क्या होगा, स्पॉट्स होंगे, धब्बे से होंगे उसकी बॉडी पर, और वो क्या करेगा, वो जंप करेगा देखते ही हमें, जंप्स एट अस, हम पर एकदम से वो जंप करता है, स्टार्ट्स ईटिंग, और क्या करेगा, जंप करने के बाद वो हमें खाना स्टार्ट कर देगा, तो वो कौन सा जानवर होगा, वो होगा लेपर्ड, यानी कि तेंदुआ होगा वो। नेक्स्ट देखिए, एनिमल हु हग अस टाइटली, जो हमें पूरी तरह से यानी कि जकड़ लेगा, टाइटली मीन बिल्कुल कठोर तरीके से क्या करेगा, टाइटली क्या करेगा, हमें हग कर लेगा, देखते ही हमें एकदम से हमसे लिपट जाएगा, हमें हग कर लेगा, तो वो जानवर कौन सा रहेगा, बियर, यानी कि भालू, या फिर रीछ कह सकते हो। क्या करेगा भालू, हमें देखते ही हमें जोर से टाइट कर लेगा, जकड़ लेगा। ऑलवेज स्माइल्स, और एक ऐसा जानवर जो हमारी तरफ कैसे आएगा, स्माइल करता हुआ, तो वो कौन सा होगा, हाइना। हाइना मीन क्या होता है, लक्कड़ बग्घा, तो हाइना को क्या बोलते हैं, लक्कड़ बग्घा क्या होता है, देखिए लक्कड़ बग्घा ऐसा जानवर होता है जिसकी जो फेस देखे ना अगर इसका, तो हमेशा वो कैसा लगेगा, जैसे कि वो स्माइल कर रहा हो, हमेशा वो मुंह खोल कर रहता है, स्माइल जैसा उसका फेस होता है, जैसे वो स्माइली फेस वाला हो। तो क्या होगा, हाइना कैसा होता है, हमेशा स्माइल्स के साथ हमें मिलता है, हमारा वेलकम करता है। तो देखिए ऑलवेज टीयर्स, और एक ऐसा जानवर हमारे सामने आएगा जो हमेशा ही रोता हुआ आएगा, आंसू बहाता हुआ आएगा, तो वो कौन सा होगा, क्रोकोडाइल्स, कहते हैं ना क्रोकोडाइल्स टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू जो हमेशा ही बहते रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, क्रोकोडाइल्स। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको जंगल में पेड़ पर या फिर कहीं भी पेड़ पर कोई भी पक्षी वगैरह कोई भी जानवर दिखाई ही ना दे, तो आप समझ जाना उस पेड़ पर पक्का कौन रहेगा, कैमिलियन। तो कैमिलियन वहाँ पर रहता होगा। कैमिलियन क्या होता है, एक गिरगिट। तो उस पेड़ पर हमें क्या मिलेगा, गिरगिट, जहाँ पर कोई पक्षी पशु नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर पोइट ने गिरगिट को क्या कहा है, इट इज़ ए लीजर्ड टाइप क्रिएचर, कि एक छिपकली जैसा क्रिएचर है, जीव है, किसके जैसा, एक छिपकली जैसा। तो कंपैरिजन किससे कर दिया यहाँ पर कैमिलियन का, एक लीजर्ड से, कि देखने में ये छिपकली जैसा होता है। डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स, एंड इट डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स, इसके ना ही कान होते हैं ना ही इसके पंख होते हैं। इट कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स एंड सरफेस, और ये क्या करता है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा भी इसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट होगा या वातावरण होगा, या फिर जैसा भी कलर होगा इसके चारों तरफ, या फिर सरफेस पर जिस पर ये होता है, बैठा होता है, तो ये क्या करता है, वैसा ही अपना रंग बदल लेता है। तो ये थी कुछ एनिमल्स क्वालिटीज़ जो यहाँ पर
पोइट ने कैरोलिन वेल्स ने इस पोइम के अंदर बताई है कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स को पहचाना जाए। तो देखिए नेक्स्ट पोइम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 5th पोइम है हमारे पास वो है द बॉल पोइम। तो बॉल पोइम है ये एक। देखिए बॉल क्या होती है आपको पता है, एक गेंद होती है जो खेलने के लिए बच्चों के। तो एक बॉल पोइम है ये, तो इससे ही रिलेटेड होगी ये बॉल से। तो ये पोइम है जो किसके द्वारा रिटन है, ये रिटन बाय जोहन बेरीमैन। तो जॉन बेरीमैन के द्वारा ये राइट की गई है, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। तो इसके बारे में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो हमें याद रखनी है। इनमें से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो देखिए जोहन बेरीमैन एक अमेरिकन पोइट है, फर्स्ट ये आपको याद रखना है। सेकंड ये क्या है, एक की फिगर। तो इन्हें क्या समझा जाता है, ही इज कंसीडर्ड टू बी द की फिगर ऑफ कन्फेशनल पोइट्री या फिर कन्फेशनल वर्क। तो ये क्या है, एक की फिगर है जो कि किसके है, कन्फेशनल पोइट्री के। ये समझा जाता है, ये माना जाता है ये एक की फिगर है कन्फेशनल पोइट्री के। और देखिए ये इनके अगर बेस्ट वर्क की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्क आपको याद रखना है द ड्रीम सॉन्ग्स, जो कब राइट किया, पब्लिश किया गया था 1964 में। तो द ड्रीम सॉन्ग पब्लिश्ड इन 1964। अब देखिए इस ड्रीम सॉन्ग्स में 77 सॉन्ग्स हैं। तो आपको क्या याद रखना है, इन सॉन्ग्स के अंदर, इस बुक के अंदर कितने सॉन्ग हैं, 77 सॉन्ग्स। अब देखिए ये वर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी वर्क के लिए जॉन बेरीमैन won the Pulitzer Prize for Poetry in 1965। अब देखिए 1964 में ये लिखा गया था और 1965 में नेक्स्ट ईयर इनको क्या मिला था, पुलिट्जर प्राइज मिला था पोइट्री के क्षेत्र में। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इनका हो जाता है। उसके बाद देखिए इनकी एक बायोग्राफी है जो इन्होंने किस पर लिखी है। देखिए यहाँ पर बात करें तो ऑटोबायोग्राफी वर्ड आपका पूछ लिया जाता है कई बार। ऑटोबायोग्राफी होता है खुद के बारे में, खुद की लाइफ के ऊपर कुछ लिखना, जीवनी कहते हैं जिसको हम, खुद की जीवनी होती है वो आत्मकथा बोलते हैं उसको हम। तो यहाँ पर बायोग्राफी है इसे जीवनी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा और बायोग्राफी एक जीवनी होती है जो कि हम किसकी लाइफ पर लिखते हैं, किसी अनदर पर्सन की लाइफ पर, किसी दूसरे पर्सन की लाइफ पर हम लिखते हैं उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होती है जो खुद की लाइफ पर होती है। तो ये बायोग्राफी इन्होंने किसकी लाइफ पर लिखी है, स्टीफन क्रेन। तो स्टीफन क्रेन की लाइफ पर इन्होंने, स्टीफन क्रेन एक फेमस नोवेलिस्ट है और एक पोइट भी है, नोवेलिस्ट एंड पोइट ऑफ अमेरिका। तो ये आपको याद रखना है, स्टीफन क्रेन की लाइफ पर इन्होंने बायोग्राफी लिखी है। और इनका देखिए एक और मोस्ट फेमस वर्क है हिज टॉय, हिज ड्रीम, हिज रेस्ट। ये सिंगल वर्क है एक, हिज टॉय, हिज ड्रीम, हिज रेस्ट। तो इसके लिए इन्हें अमेरिका का नेशनल बुक अवार्ड मिला था पोइट्री के ही क्षेत्र में, क्योंकि ये पोइट्री ही लिखते थे सबसे ज़्यादा और चिल्ड्रन पोइट्री भी ये सबसे ज़्यादा लिखते थे। तो ये याद रखना है आपको। तो इनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था जो अमेरिका का है। और उसके बाद याद करना है आपको, इनको एक पुलिट्जर प्राइज़ मिला था द ड्रीम सॉन्ग्स के लिए 1964 में जो लिखा गया था। तो ये चीज़ें आपको इनके बारे में लर्न करनी है। तो उसके बाद देखिए पोइम के बारे में आ जाते हैं। तो ये एक लेसन सिखाती है हमें, यानी कि एक सीख देती है। तो देखिए ये क्या होगा, द लेसन इज फुल ऑफ विजडम। तो ये पोइम है जो क्या है, फुल ऑफ विजडम से भरी हुई है, यानी कि बुद्धिमत्ता से भरी हुई है ये पोइम। ये आपको याद रखना है जो इसका थीम बनेगा। एवरीवन मस्ट लर्न टू वेयर द पेन एसोसिएटेड विद लॉस। तो इस पोइम में जो खास बात बताई गई है, जो विशेष एक स्पेसिफिक यहाँ पर कोई बात निकल कर आती है, तो वो क्या होगी, एवरीवन मस्ट लर्न टू वेयर द पेन एसोसिएटेड विद लॉस। कि हर इंसान को पेन को सहना सीखना चाहिए जो किससे रिलेटेड होता है, हमारी लाइफ के किसी भी लॉस से। यानी जब कोई चीज़ हमारी खो जाती है तो उस पेन को, उस तकलीफ़ को हमें सहन करना आना चाहिए। चाहे तो वो हमारे लव्ड वंस हो सकते हैं या फिर कोई भी लविंग पीपल या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर वो खो जाता है तो उसके लॉस को सहना हमें सीखना चाहिए। टॉलरेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। अब देखिए द पोइम शोज द बॉयज चाइल्डिश इनोसेंस। तो इस पोइम के अंदर देखिए क्या होता है,
इस पोइम में बताया गया है कि जो एक बॉय है उसकी चाइल्डिश मीन एक बचपन की जो इनोसेंस है उसके बारे में यहाँ पर शो किया गया है कि उसकी इनोसेंस का क्या होता है, वो हम आगे देखते हैं। इन द पोइम अ लिटिल बॉय बाउंस डाउन टू द स्ट्रीट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लिटिल बॉयज बॉल, तो एक छोटे से लड़के की, एक लिटिल बॉय की बॉल है जो वो बाउंस करती हुई, उछलती हुई क्या करती है, कहाँ चली जाती है, डाउन टू द स्ट्रीट, वो गली में नीचे की तरफ चली जाती है। एंड सिंकिंग इनटू द डार्क वाटर ऑफ द हार्बर, और कहाँ पर तैरना शुरू कर देती है, स्ट्रीट में से वो नीचे की तरफ जाती है। और एक हार्बर, हार्बर क्या होता है, एक बंदरगाह होती है जहाँ पर समुद्री जहाज है जो वो अपना सामान वगैरह लेकर जाते हैं, वहीं से उतारा जाता है, वहीं से चढ़ाया जाता है। तो उस बंदरगाह में जो पानी होता है, डार्क वाटर होता है, गंदा पानी होता है, उसमें वो सिंक करती है और फिर वो पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। तो ये बॉय है जो लिटिल बॉय, वो अपनी बॉल के लॉस से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है वो पूरी तरह से। पर यहाँ पर क्या होता है उसके बाद, बट आफ्टर द लॉस ऑफ द बॉल, वो कई देर तक वहाँ पर खड़ा रहता है। तो पॉइंट देखिए, इसमें एक और बात कहता है यहाँ पर, वो कहता है कि जब उसकी बॉल गुम हो जाती है उस छोटे से बच्चे की, उसके बाद क्या होता है, वो कई देर तक उस हार्बर के पास खड़ा रहता है और वो उसको देखता रहता है कि उसकी बॉल वापस मिल जाए, उसे ढूंढने की कोशिश करता है। पर वो बॉल सिंकिंग होने के बाद, यानी कि उसमें तैरने के बाद गंदे पानी में पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। वो यहाँ पर देखिए पॉइंट एक और बात कहता है, वो क्या कहता है कि जो बॉल गुम हुई है, ऐसी ऐसी बॉल तो बहुत सारी आ सकती है, हम खरीद सकते हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। कोई बॉल का गुम होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक छोटी सी बात है। तो देखिए, पर इस बच्चे के लिए जो कि एक इनोसेंट चाइल्ड है, इस बच्चे के लिए उस बॉल का लॉस बहुत बड़ा लॉस है। हमारे लिए वो छोटी बात हो सकती है, उस बच्चे के लिए वो लॉस क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद वो अपनी इनोसेंस ही खो देता है वो बच्चा। देखिए क्या होता है, बट आफ्टर द लॉस ऑफ द बॉल, बॉल के लॉस होने के बाद द लिटिल बॉय ग्रोइंग अप, जो ये छोटा सा लड़का है वो बड़ा हो जाता है। मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रोइंग अप मीन उसका माइंड है जो वो ग्रो कर जाता है, वो उस पेन को सहन करना, टॉलरेट करना सीख जाता है। एंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ द फर्स्ट इन हिज पोजेसन, यानी कि उसकी पोजेसन में, उसकी पोजेसन में क्या होता है, जो उसका लॉस हुआ है वो उसको हैंडल करना सीख जाता है। अब उसमें क्या हो जाता है, इनोसेंस ख़त्म हो जाती है, वो ग्रो कर जाता है, उसका माइंड डेवलप हो जाता है। उसे क्या फील हो जाता है कि जो बॉल गुम हुई है उसे सहन करना पड़ेगा इस तकलीफ़ को। तो यही इस पोइम में बताया गया है कि अगर कुछ हमारा फेवरेट है, हमारा लव्ड है कोई चीज़, तो वो अगर गुम हो जाती है तो उसके पेन को हमें सहन करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट पोइम करते हैं। तो देखिए लास्ट पोइम है जो हमारे पास है वो है 6th पोइम अमांडा, जो आज हम करेंगे। रिटन देखिए अमांडा है जो रिटन बाय रोबिन क्लेन। रोबिन क्लेन जो है अब एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है और पोइट है। रोबिन क्लेन के द्वारा अमांडा पोइम राइट की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम रहेगी, इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है स्टेट में। तो देखिए इसका जो मैसेज रहेगा पोइम का वो है, चिल्ड्रन नीड टू अलाउ फ्रीडम, कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फ्रीडम की। उन्हें क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए फ्रीडम, यानी कि उनको छूट मिलनी चाहिए बच्चों को। दे नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम, और उन्हें अपनी जो उनकी फ्रीडम है उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एक्सेसिव नैगिंग, नैगिंग क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, रोक टोक करते हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं बच्चों से कि उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं नैगिंग। तो एक्सेसिव नैगिंग यानी कि बहुत अधिक मात्रा में अगर रोक टोक की जाती है, शिकायतें की जाती है बच्चों से, मेक देम डिसओबीडियंट, तो ये शिकायतें उन्हें क्या बना सकती है, डिसओबीडियंट बना सकती है।
अवज्ञाकारी बना सकती है, आज्ञाकारी की जो है, यानी कि वो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, डिसओबीडियंट बन जाएंगे, वो हमारी बातों को वो मानने से इनकार कर देंगे। अगर ऐसा किया जाए हर बार, यानी बार बार रोक टोक हमें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। ये पोइम यही हमें लेसन सिखाती है। तो देखिए अमेंडा है जो, वो क्या है, अ स्मॉल चाइल्ड, वो एक छोटी सी लड़की है, एक बच्ची है छोटी सी, अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की। दैट शोज माइंड स्ट्रगल्स ऑफ चाइल्ड, द चाइल्ड इज फेसिंग। तो वो क्या शो करती है, उसके माइंड के स्ट्रगल को, यानी उसके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, क्या संघर्ष चल रहा है, क्या उसे अपने पेरेंट्स की बातें, अपनी मदर, अपने फादर की बातें सुनना अच्छा लगता है या नहीं लगता, और उसके माइंड में यही बातें घूमती रहती है। और द चाइल्ड इज फेसिंग, और जो बातें वो फेस कर रही है इस वक्त, सी इज़ नॉट गिवन सफिशिएंट फ्रीडम, उसे सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसे आज़ादी नहीं मिली है। उस बच्ची को हमेशा ही नैगिंग्स में रखा जाता है, रोक टोक में रखा जाता है। दैट शी बिकम्स सो अनॉयड, कि वो क्या बन चुकी है, बहुत ज़्यादा अनॉयड बन चुकी है, चिड़चिड़ी बन चुकी है, उसका नेचर बिल्कुल चिड़चिड़ा हो चुका है, तो वो अनॉयड हो चुकी है। हर मदर इरिटेटिंग हर फॉर हर मिस्टेक्स, उसकी मदर उसे हर बात पर क्या करती है, इरिटेट कर देती है, उसकी छोटी छोटी मिस्टेक्स पर। अगर उससे छोटी से भी गलती हो जाती है अमेंडा से, तो उसकी मदर उसे क्या करती है, टोकती है बीच में और उसको इरिटेट कर देती है। यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस, और उसे बार बार हर बात पे इंस्ट्रक्शन देती है, निर्देश देना शुरू कर देती है कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस अलग से लिख दी है ताकि हमें स्टेंजर्स को अलग अलग ना करना पड़े। उसके बाद हम लिखेंगे कि कैसे जो अमेंडा है, अमेंडा के माइंड स्ट्रगल है जो, वो कैसा है, वो क्या कुछ सोच रही है अपने माइंड में। तो देखिए सबसे पहले उसकी मदर्स के इंस्ट्रक्शंस है, तो यहाँ पर है देखिए, नोट टू हंच हर शोल्डर्स। तो अमेंडा को उसकी मदर, यानी कि यहाँ पर पोइम में वैसे क्लियर नहीं है कि यहाँ पर उसकी मदर है, फादर है, पर जो रोक टोक दिखाई गई है वो एक मदर के द्वारा ही दिखाई जाती है। तो यहाँ पर उसकी मदर है जो क्या करती है, उसे रोकती है क्या करने के लिए, और उसे टोकना स्टार्ट कर देती है कि वो क्या ना करे, अपने शोल्डर्स को हंच ना करे, यानी कि वो उचकाए ना अपने कंधों को। कई बार बच्चों को कोई भी बात कहते हैं तो वो ऐसे कर देते हैं कि मैं नहीं करूँगा, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं वो कुछ, तो अपने शोल्डर्स से देते हैं वो। तो यहाँ पर क्या है, वो जो इसकी मदर है अमेंडा की, वो उसको कहती है अपने कंधों को वो ना उचकाए। सिट अप स्ट्रेट, सीधी बैठे, वो झुककर ना बैठे, यानी कि बैंड वो ना करे अपनी कमर को, वो झुककर ना बैठे, स्ट्रेट बैठे। फिनिश हर होमवर्क, और अपना होमवर्क फिनिश करे। वट वेदर सी क्लीन्स हर रूम और शूज़ और नॉट, क्या उसने अपना रूम साफ़ किया या नहीं किया, क्या उसने अपने शूज साफ़ किए या नहीं किए। तो उसकी मदर उसे क्या देती है, इंस्ट्रक्शन देती है वहाँ पर भी। नॉट टू ईट चॉकलेट्स, और उसे चॉकलेट खाने से भी रोकती है, बिकॉज ऑफ हर एक्ने एंड पिंपल्स। किस कारण से, क्योंकि उसके फेस पर क्या कहकर वो उसे रोकती है कि तुम्हारे फेस पर पहले से ही एक्ने है, पिंपल्स है, फुंसिया है, फोड़े है, तो ये कहकर उसे रोकती है। तो अमेंडा इन बातों से क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाती है, अनॉय फील करती है वो, यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में आ जाता है, उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब देखिए अमेंडा है जो इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है कि वो अलग अलग ड्रीम लेती है। जब भी उसकी मदर कुछ कहती है तो वो अपने सपनों में खो जाती है, अपने ही ड्रीम्स में खो जाती है। तो उसके ड्रीम्स क्या है, फर्स्ट देखिए यहाँ पर बात करें तो कीप्स ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ इन द ओपन। तो वो हमेशा सपने लेती रहती है कि वो क्या करे, ओपन में अपनी लाइफ को स्पेंड करे, यानी कि यहाँ से निकल जाए इस घर से और बाहर रहना स्टार्ट कर दे किसी खुली जगह में, जहाँ पर उसे रोकने टोकने के लिए उसकी मदर ना हो या कोई भी उसे रोके टोके ना। फिर देखिए इमेजिन्स हर सेल्फ एज ए मरमेड, और फिर वो क्या करती है, खुद को क्या इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है कि काश में क्या होती है, परहैप्स आई वर ए मरमेड, कि काश में क्या होती, एक मरमेड होती, एक जलपरी होती। मरमेड क्या होती है, जलपरी, जिसका हाफ जो जिसकी बॉडी होती है लाइक ए वुमेन या फिर लाइक ए लेडी,
और जो उसकी हाफ बॉडी होगी क्या होगी मरमेड की, लाइक ए फिश। तो ऐसी जो होती है जलपरी कहते हैं उसको, ऐसी मछली को या फिर ऐसे व्यक्ति को हम जलपरी कहते हैं जिसकी हाफ बॉडी ह्यूमन बीइंग की और जो हाफ बॉडी होगी कैसी होगी वो, लाइक ए फिश। अब देखिए मरमेड स्विमिंग फ्रीली एंड जॉयसली इन द लाइट ग्रीन सी। अब देखिए लाइट ग्रीन सी कहा गया है सी को, वो क्या करना चाहती है, जो हल्के रंग का, जो हरे रंग का सी है, समुद्र है, उसमें वो जल परी की तरह तैरना चाहती है, इंजॉय करना चाहती है अपनी लाइफ को फ्रीली, स्विमिंग, और तैरना कैसे चाहती है, फ्रीली, ताकि उसे कोई पकड़े ना, रोक टोक ना करे और वो आनंद ले सके अपनी लाइफ का। इसलिए वो क्या बनना चाहती है, मरमेड। अब देखिए नेक्स्ट उसके बाद वो इमेजिन करती है, इमेजिन हर सेल्फ एज एन ऑर्फन। खुद को वो क्या इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है। उसकी मदर फिर उसे टोकती है तो वो क्या कहती है कि काश मैं अनाथ ही होती। अब देखिए इतना ज़्यादा बच्चा क्या हो चुका है, डिसअपॉइंट हो चुका है। वो क्या सोचता है कि काश मैं अनाथ ही होता, मेरे मम्मी पापा ना होते मुझे टोकने के लिए। तो इतने ज़्यादा मतलब बच्चों का माइंड है जो स्ट्रेस से भर जाता है जब, तो यहाँ पर वो ऑर्फन होने के सपने लेने लगते हैं कि काश मैं ऑर्फन ही होती, अनाथ होती। वंडरिंग फ्रीली बेयरफुट इन द स्ट्रीट्स ऑन सैंड, ताकि मैं क्या करती, स्ट्रीट्स में, गलियों में घूमती। और क्या करती देखिए, वंडरिंग फ्रीली बेयरफुट, नंगे पाँव घूमती गलियों में, इन द स्ट्रीट्स ऑन सैंड, कहाँ पर, मिट्टी में नंगे पाँव घूमती। उसे कोई शूज डालने के लिए भी ना कहता, इसलिए वो अनाथ ही बनने का सपना लेने लगती है। अब देखिए फैंटिसाइजेज, अब वो क्या कल्पना करती है लास्ट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर सेल्फ एज ए रेपुंजल। अब देखिए रेपुंजल, रेपुंजल देखिए यहाँ पर स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं, RAPUNZEL, रेपुंजल। तो देखिए EL कर लीजिए यहाँ पर, रेपुंजल। तो रेपुंजल क्या है, देखिए एक फिक्शनल करेक्टर है ये क्या होती है, करेक्टर फ्रॉम ए फेरी टेल। ऐसा करेक्टर है जो ये फेरी टेल में से होता है, यानी ये क्या थी, एक फेरी टेल। क्या फेरी टेल क्या होती है, परियों की कहानी। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, फेरी टेल मीन परियों की कहानी। तो रेपुंजल एक ऐसा करेक्टर है जो परियों की कहानी में से लिया गया है। अब देखिए रेपुंजल की एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको, जो अक्सर सुनाई जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए ये। तो देखिए रेपुंजल क्या है, एक ऐसा करेक्टर है, बहुत ही खूबसूरत लंबे बालों वाली एक परी होती है, एक लड़की होती है ये, जिसे एक विच होती है, यानी एक डायन होती है, जो क्या कर लेती है, इसको कैद कर देती है एक टावर पे। टावर क्या होता है, देखिए एक ऊंचा स्थान है, मतलब एक किले जैसा होता है ये एक। तो यहाँ पर उसको एक टावर पर उसको कैद कर देती है एक विच, क्योंकि वो उससे जेलस फील करती है, क्योंकि उसका जो बिलव्ड है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो उसका क्या करता है, उसका बिलव्ड यानी कि जो इससे प्यार करने वाला एक लड़का होता है, वो उसे ढूंढता हुआ घूमता रहता है। पर ये विच है, जो ये डायन है, ये इसको एक टावर पर कैद कर देती है। अब इसको, इस लड़के को पता चलता है कि रेपुंजल कहाँ पर है, उस टावर पर कैद कर रखी है किसने, एक विच ने। तो वो क्या करती है रेपुंजल, जब अपने बिलव्ड को देखती है टावर से नीचे, तो वो क्या करती है, अपने लंबे बालों को नीचे लटका लेती है उस टावर से नीचे। उसके इतने लंबे बाल है कि वो उसका जो बिलव्ड होता है या उसका लवर होता है, जो क्या करता है वो लवर, उसके बालों से लटक कर वो ऊपर आ जाता है टावर पे और उसको उस डायन की कैद से बचा लेता है। तो देखिए रेपुंजल है जो एक लंबे बालों वाली क्या थी, परी थी, फेरी टेल है ये। तो इसमें क्या होता है, वॉन्ट्स टू लिव लाइक हर इन ए ह्यूज टावर पीसफुली। अब जो ये अमेंडा है, अमेंडा क्या करती है, रेपुंजल बनने के सपने देखती है, उसके भी लंबे लंबे बाल हो और वो कहाँ रहे, एक टावर पर रहे, जैसे कि रेपुंजल को कैद करके टावर पे रखा गया था, ताकि उसे कोई टोके ना और वो शांति से यहाँ पर रह सके, कोई भी उसके आसपास ना हो, क्योंकि रेपुंजल भी टावर पर अकेली रहती थी, बिल्कुल एक भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था। तो अब क्या है, वो भी वैसे ही सपने देखती है पीसफुली रहने के। शी विल नेवर लेट डाउन हर हेयर लाइक रेपुंजल। अब वो क्या सपने लेती है, वो बेशक से टावर पर पीसफुली रहेगी, पर कभी भी वो क्या नहीं करेगी, लंबे बाल होंगे उसके, पर वो अपने लंबे बालों को कभी भी टावर से नीचे नहीं लटकाएगी। अगर उसने बाल नीचे लटकाए तो जैसे रेपुंजल का लवर है वो ऊपर आ जाता है, वैसे कोई भी ऊपर आ जाएगा। तो वो नहीं चाहती कि कोई भी उससे मिलने के लिए वहाँ पर आए। लिव अलोन देयर अलोन, और वो क्या करना चाहती है, अलोन रहना चाहती है वहाँ पर,
यानी कि अकेली रहना चाहती है, पीसफुली रहना चाहती है। तो ये अमेंडा की फीलिंग्स है कि वो कैसे रहना चाहती है, अपने पेरेंट्स से दूर रहना चाहती है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहती है जो उसको बार बार परेशान करते हैं, उसको टोकते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस चाइल्ड के जो माइंड स्ट्रगल है उसको दिखाया गया है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।